हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं अपने चैनल एजू पैराडाइज पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 8 का पहला चैप्टर, जिसमें हमने इसका पहला पार्ट पढ़ लिया। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट कंप्लीट होते ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ना देरी करते हुए। देखिए, क्रॉप्स प्रोडक्शन मैनेजमेंट का हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ रहे थे हम, और अब इसका जो पार्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इरिगेशन एक पार्ट है। देखते हैं उसको। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन को हिंदी में सिंचाई बोलते हैं, सिंचाई करना। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जब हम किसी भी क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल पर पानी देते रहते हैं उसको हम इरिगेशन बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं उसको। अब इस इरिगेशन का बेनिफिट क्या है, क्यों हम पानी देते हैं? देखिए, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स रूट्स। जैसे ही हम किसी पौधे को पानी देंगे तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करती हैं? मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर आल्सो एब्जॉर्ब। जो पानी है, पानी के साथ कुछ मिनरल्स भी मिल जाते हैं और कुछ फर्टिलाइजर्स भी ऐड हो जाते हैं। उसके ऐड होने के बाद क्या होता है, ध्यान से देखिए, न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर। जैसे ही न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिसॉल्व होगा, आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। फिर पानी के थ्रू उसको पूरे प्लांट्स में भेज दिया जाता है फॉर जर्मिनेशन पर्पस। वाटर का हम यूज पेड़ पौधों के लिए करते हैं, उसको जर्मिनेशन पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आप देखा होगा आपने कि जब हम सीड्स को बोते हैं, बीज बोते हैं मिट्टी में, तो उसमें बाद में पानी डालते हैं ताकि उसको थोड़ा मॉइस्चर मिले, नमी मिले, और उसके बाद ही वो जर्मिनेट होता है, उसके बाद ही छोटा सा उसमें पौधा निकलता है। आगे देखिए, इरिगेशन में क्या डिपेंड अपॉन क्रॉप टू क्रॉप। इरिगेशन जो है, सिंचाई करना जो है, वो क्रॉप टू क्रॉप पर डिपेंड करता है। हर क्रॉप को पानी की आवश्यकता किसी क्रॉप्स को ज्यादा होती है, किसी क्रॉप्स को कम होती है, तो क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है। सोयल टू सोयल भी डिपेंड करता है। किसी मिट्टी में जो पानी की आवश्यकता होती है वो कम दो तो चल जाएगा उसमें, किसी मिट्टी में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो हम कह सकते हैं कि ये सोयल टू सोयल भी डिपेंड करता है। तीसरा, सीजन टू सीजन भी डिपेंड करता है। जैसे आप देखते होंगे, अगर विंटर का मौसम है तो विंटर के मौसम में पानी की मात्रा पेड़ पौधों को थोड़ा कम चाहिए, तो ये सीजन टू सीजन भी डिपेंड करता है इरिगेशन। आगे देखिए, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है? जैसे आप कुएं से भी पानी दे सकते हैं, वेल से, ट्यूबवेल से भी पानी दे सकते हैं, तालाब से भी पानी दे सकते हैं, झील से भी पानी दे सकते हैं, नदी से भी पानी दे सकते हैं, किसी डैम से भी पानी दिया जा सकता है, और किसी नहर या कैनाल से भी पानी दिया जा सकता है। इरिगेशन के दो मेथड होते हैं बेसिकली, एक तो ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक मॉडर्न मेथड होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड। इरिगेशन के दो मेथड देखते हैं। पहला मेथड ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा मेथड है मॉडर्न मेथड। देखिए, पहले ट्रेडिशनल मेथड को देखते हैं। द वाटर इज अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन। ये जो ट्रेडिशनल मेथड था, ये पहले के लोग यूज किया करते थे, जहां पर कुएं हुआ करते थे, नहरें और झील हुआ करती थी। उनसे वो पानी को लिफ्ट करते थे और पानी को लिफ्ट करने के बाद वो फील्ड में दिया जाया करता था, खेतों में दिया जाता था। ये जो तरीका था वो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके यूज हुआ करते थे। तो वो चार तरीके कौन से थे? सबसे पहले देखिए, ये जो मेथड था वो कैटल्स के द्वारा या जानवरों के द्वारा इस पानी को निकाला जाता, लिफ्ट करा जाता, या ह्यूमन लेबर के द्वारा इस पानी को लिफ्ट करा जाता, निकाला जाता, उसके बाद ही फील्ड में दिया जाता। तो ये चार मेथड थे जो ट्रेडिशनल मेथड में आते। तो पहला है मोट। मोट को हम पुली सिस्टम भी बोलते हैं। तो पुली सिस्टम एक ऐसा मेथड था जिसमें एक लेबर, एक व्यक्ति पानी खींचता था ऊपर, और उसके बाद वो उसको नाली के थ्रू वो फील्ड में चला जाया करता था पानी। दूसरा था चेन सिस्टम। चेन हुआ करती थी, चेन से पानी खींचा जाया करता, फिर वो नाली में डाल दिया जाया करता, उसके बाद नाली के थ्रू वो खेत में पहुंच जाया करता। तीसरा था ढेकली। ये ढेकली एक ऐसा मेथड था जिसपे एक बड़ा सा लंबा सा डंडा हुआ करता और उसमें बाल्टी लगी होती, उसको नीचे करते और नीचे से कुएं से बाल्टी भर के ऊपर आती, फिर उसको पानी खेत में पहुंचाया जाया करता। चौथा मेथड, जिसको हम राहत बोलते हैं, इसको लीवर सिस्टम भी बोलते हैं। ये मेथड जो है ये कैटल्स के द्वारा हुआ करता। जैसे नहरों के पास एक पुली हुआ करती, एक बहुत सारी उसमें बकेट लगी होती, और वो घूमती रहती, घूमने के साथ साथ उसमें से पानी भर के ऊपर आता रहता, एक नाली के थ्रू पानी गिरता रहता और वो खेत में जाया करता। ये कब हुआ करता? जब उसमें कोई किसी भी जानवर को पुली घुमाने को रखा जाता, बीच में पुल हुआ करती और चारों तरफ
जो है किसी या तो बैल या किसी बुफेलो को या किसी ओक्स को चारों तरफ घूमने के लिए रखा जाता ताकि वो घूम सके। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड। ये मेथड बहुत चीप मेथड है, इसलिए आज के टाइम पे ये मेथड यूज नहीं होते क्योंकि इनमें बहुत टाइम लगता था पहले। तो मॉडर्न मेथड में देखिए, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है? इट हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। मॉडर्न मेथड अगर आप यूज करेंगे तो इसमें पानी का जो इस्तेमाल होता है वो एक लेवल तक होता है, इकोनॉमिकली होता है। यहाँ पानी हम सेव कर सकते हैं। देखिए कौन से दो मेथड है ये। सबसे पहला मेथड है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। ये कैसा मेथड है समझिए। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप आर जॉइंट टू मेन पाइपलाइन थ्रू द वाटर pressure from the main pipe it gets sprinkled useful for lawns, coffee and other plants। देखिए ये मेथड ऐसा मेथड हुआ करता कि एक मेन पाइप हुआ करता, मेन पाइप के थ्रू परपेंडिकुलर पाइप लगा दिए जाया करते और उसके ऊपर एक नोजल हुआ करती। खेतों में पाइप बिछाए जाया करते और उसके ऊपर एक नोजल हुआ करती जो परपेंडिकुलर शेप में हुआ करती और फिर वो नोजल घूमती ऊपर। जैसे ही पानी का प्रेशर उस पाइप के थ्रू आता, मेन पाइप के थ्रू, तो पानी के प्रेशर से वो नोजल घूमती और नोजल घूम के कि छिड़काव होता रहता। जैसे स्प्रे करते हैं ना, उस तरह नोजल में जब पानी टकराता तो पूरे खेतों पर पानी छिड़काव होता। तो ये था हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा सिस्टम है हमारा ड्रिप सिस्टम। ये भी बहुत अच्छा मेथड है पानी देने के लिए। द वाटर फॉल्स ड्रॉप टू ड्रॉप डायरेक्टली नियर रूट्स। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें सबसे पहले जो रबड़ के जो पाइप हुआ करते उनको खेतों में बिछाया जाया करता और पौधे पाइप के आसपास ही रहते ताकि जिससे पाइप से पानी टपकता रहे सीधा जड़ों में। यहाँ पर पानी का वेस्टेज बहुत कम होता था, सीधा पानी जो ड्रॉप जड़ों में जाया करता और इस तरह पौधों को पानी मिलता रहता। इसमें क्या होता, इट यूजेस वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। इस ड्रिप सिस्टम को वहां पर यूज करा जाता है जहां पर पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत पुअर होती है, जहां पर पानी की मात्रा जो है कम है, पानी कम मिलता है, वहां पर हम ड्रिप सिस्टम को यूज करते हैं ताकि पानी को सेव करा जा सके। इसके बाद देखते हैं अगला। चलिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स को देखते हैं। देखिए क्या कहता है ये। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स। जो वेट्स होता है, वेट्स का मतलब क्या है समझिए कि पौधों के साथ कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स उग जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेट्स बोलते हैं। और वेट्स का उगना कहीं ना कहीं जो मेन प्लांट्स है हमारा उसको कहीं ना कहीं कम न्यूट्रिशन मिल पाता है अगर ये वेट्स साथ में पैदा हो जाते हैं तो। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वेट्स। इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को जो उग जाते हैं मेन प्लांट के साथ उनको हम क्या बोलते हैं, वेट्स बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ वेट्स इज कॉल्ड वेटिंग। आप समझिए अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को वेटिंग बोलते हैं। आगे देखिए, वेट्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वेडिसाइड्स। कुछ केमिकल्स आते हैं जैसे 2,4-D केमिकल्स आता है, तो ये पानी के साथ मिक्स होता है और मिक्स करने के बाद इसको स्प्रे के थ्रू पूरे फील्ड के अंदर छिड़का जाता है स्प्रे के द्वारा। द वेडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड। ये जो वेडिसाइड्स होता है डाइल्यूट बनाया जाता है, उसको पहले इसके अंदर जो दवाई डालते हैं उसके बाद वो पानी से मिक्स करके तब इसको खेतों में दिया जाता है। तो डाइल्यूट होता है विद वाटर के साथ टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड। उसके बाद इसको स्प्रे कर दिया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वेडिसाइड्स में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। जो स्प्रेइंग वेडिसाइड्स की जब स्प्रे करते हैं कहीं ना कहीं वो फार्मर्स की हेल्थ के लिए यूजफुल नहीं होता। तो जब भी फार्मर स्प्रे करे तो उनको मास्क पहनना बहुत जरूरी है, कुछ क्लोथ्स पहनने बहुत जरूरी है ताकि उनके नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू ये जो स्प्रे छिड़क रहे हैं, दवाई छिड़क रहे हैं, वो अंदर ना जा सके और फार्मर्स की हेल्थ को इशू ना हो सके किसी प्रकार का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हार्वेस्टिंग। देखिए हार्वेस्टिंग को देखते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। जो हार्वेस्टिंग है, फसल को काटना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क माना जाता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारी क्रॉप्स कटने को तैयार हो जाती है, मैच्योर के बाद, जब फसल मैच्योर हो जाती है उसके बाद उसको काटा जाता है और उस फसल को काटने को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं, हार्वेस्टिंग करना। इंडिया के देश के लोग हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, एक सिक्कल, एक दराती आती है
और उसको सिक्कल बोलते हैं इंग्लिश में। तो सिक्कल के थ्रू इंडिया के लोग हार्वेस्टिंग सिक्कल के थ्रू करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम शाफ्ट। जो हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर जो दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं और शाफ होती है, उनको अलग अलग करना होता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जब ग्रेन्स को और शाफ को अलग अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। और थ्रेशिंग दो मशीनों के द्वारा होती है। एक मशीन आती है कंबाइन मशीन, उसमें कंबाइन में क्या होता है, उसमें हार्वेस्टिंग भी अपने आप होगी और थ्रेशिंग भी अपने आप होगी। मतलब फसल को किसी दराती या सिक्कल से नहीं काटा जाएगा, फसल अपने आप हार्वेस्ट होगी और अपने आप ही थ्रेश होगा। उसके अंदर से कटती रहेगी, दाने अलग होते रहेंगे और जो शाफ है, भूसा है, वो अलग होता रहेगा। वो एक कंबाइन मशीन आती है, उसके थ्रू होता है ये। दो एक विनोविंग मशीन होती है, विनोविंग, जो आमतौर पर किसान लोग यूज करते हैं, अभी तक यूज करते आ रहे हैं। उसमें क्या होता है कि पहले फसल को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, और फिर विनोविंग मशीन के थ्रू हम ग्रेन और शाफ को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये था हमारा हार्वेस्टिंग। चलिए देखिए, स्टोरेज देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या कहता है। इफ द हार्वेस्ट ग्रेन्स, जो हार्वेस्ट ग्रेन्स कराया हमने, मतलब फसल काटने के बाद जो हमें अनाज मिला है, आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, अगर हमें उसे लंबे समय तक चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, दे शुड बी सेव फ्रॉम मॉइस्चर, उसको हमें मॉइस्चर से सेव करना पड़ेगा, नमी से सेव करना पड़ेगा उसको हमें। और जो इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े हैं, उनसे हमें सेव करना पड़ेगा, चूहे हैं उनसे सेव करना पड़ेगा, और कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे हमें सेव करना पड़ेगा। तभी हम जो हार्वेस्टिंग की हुई ग्रेन्स है उसको लंबे समय तक चला सकते हैं। बिफोर स्टोरिंग देम ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड, स्टोर करने से पहले जो ग्रेन्स है, जो फसल है, जो काटी गई फसल है, उसको ड्राई करना नीड है, कंपलसरी है, ताकि उसको लंबे समय तक चलाया जा सके। इन द सन ड्यू टू रिड्यूस मॉइस्चर, अगर हमें उसको लंबे समय तक चलाना है तो उसको ड्राई करना पड़ेगा। और ड्राई कैसे करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में आप रख सकते हैं, उसको धूप में सुखा सकते हैं, और जब उसका मॉइस्चर रिड्यूस हो जाएगा तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक बैग आते हैं जिनमें हम उसको, अनाज को, ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स, जूट्स के बैग आते हैं जिनमें हम अनाज को रख के स्टोर कर सकते हैं, और मेटेलिक के बैग्स भी आते हैं जिनको हम स्टोर कर सकते हैं अनाज रख के। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन स्योलिस एंड ग्रेनरीज, जो ग्रेनरीज होता है, स्योलिस होता है, उसको अनाज का भंडार बोलते हैं। इनमें हम क्या करते हैं, अनाज को सेफ करके रखते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर रखते हैं इस चीज को। आगे देखिए, लास्ट टॉपिक देखिए, एनिमल हस्बेंड्री। जैसे हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एक टॉपिक था, उसमें हमने सीखा कि कैसे हमें बीज बोना है, कैसे सोइल को प्रिपरेशन करना है, कैसे इरिगेशन करना है, उसमें बहुत सारे प्रोसेस थे जो हमने करे। उसी तरह जब हम घरों में जानवर पालते हैं, जो एनिमल्स पालते हैं घरों में, तो उनको भी हमें चारा देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, जानवरों को नहलाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है हमें। किस तरह, जिस तरह हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने करा। तो फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, जिस तरह हमें खेतों से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से फूड मिलता है, उसी प्रकार जानवरों से भी हमें फूड मिलता है, दूध, दही, इस तरह की चीजें। फॉर विच एनिमल्स आर रेयर्ड, ये वो एनिमल्स हैं जिनको हम घरों में पालते हैं और जिनसे हम खाना ऑब्टेन करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो देखिए, इस तरह ये चैप्टर हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है, क्रॉप्स प्रोडक्शन। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो मिल सके। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।